जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए ईवीएस प्लस आपदा प्रबंधन की क्लासें कर रहे थे। आपदा प्रबंधन हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था 4 वीडियो में। अब हम लोग ईवीएस कंप्लीट कर रहे थे, नहीं पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से पहला वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने पिछले जो 4 वीडियो थे उनमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था। 4 क्लास में कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो पड़े हुए, आप जाकर के देख लेना, नोट्स भी अवेलेबल करा दिया है। इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, बस आप पूरी अच्छे से क्लास देखिए, नोट्स के लिए हम बता देंगे। अब ये है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। टोटल ये 10 नंबर का दोनों मिला करके आता है, तो ये कंप्लीट कर चुके। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी से। अब देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी में एक क्लास हम ले चुके हैं। एक क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करी थी, जिसमें से पूरा पर्यावरण, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, सब कुछ हमने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि पर्यावरण के बारे में सारा सब कुछ आपने अच्छे से चीज़ें कंप्लीट करी थी। फिर हमने बताया था पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी के बारे में बताया था, पारिस्थितिकी के कितने चरण होते हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जीव क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, समुदाय क्या होता है, प्रतंत्र क्या होता है, बायोम क्या होता है, जीवमंडल क्या होता है। ये सारा हमने आप लोगों को पहले वीडियो में कंप्लीट किया था। तो जाकर के अगर वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देख लेना। अब ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। हमने कहा था 5 से 6 क्लास में पर्यावरण कंप्लीट करेंगे, दूसरी क्लास है और अभी लगभग 4 क्लासें आएंगी, तो इसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे की क्लास जो है हमारी, उसमें देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया था पारिस्थितिकी के बारे में। तो जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, वो क्या है? पर्यावरण के बारे में तो पूरा अच्छे से समझा ही दिया था, पारिस्थितिकी को पढ़ा रहे थे। पारिस्थितिकी में हमने पारिस्थितिकी के बारे में पूरा बताया था, उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उसके कितने चरण होते हैं, कितने स्तर होते हैं, जैसे इसका निर्माण कैसे होता है, पहले जीव होता है, फिर जनसंख्या बनता है, फिर समुदाय बनता है, फिर परतंत्र बनता है, बायोम बनता है और जीवमंडल बनता है। इसी तरीके से हमने समझाया था। अब हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं कि जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके घटक क्या होंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर एक शब्दों में आपसे जल्दी से पूछ लें, अगर आपने क्लास पढ़ी कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इकोलॉजी क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि यह 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक शब्द आपको बताया था हमने, क्या बताया था, ओइकोस। एक शब्द बताया था ओइकोस और दूसरा शब्द क्या हमने बताया था, लोगोस। दूसरा शब्द लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान यानी घर, और ओइकोस का मतलब, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन करना। तो कुल मिलाकर परिभाषा हमारी जो बन के आई थी कि क्या, कि हमारे रहने का घर या स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ये हमने ऊपर अच्छे से समझा था। फिर हमने इसके स्तर समझ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग इसके घटक समझने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं घटक क्या होंगे इसके पारिस्थितिकी के। तो देखिए, इसके 2 मुख्य घटक होते हैं, एक होता है अजैविक, दूसरा होता है जैविक। जैविक घटक क्या होता है, सब कुछ देखो हम ये क्लासों में पहले में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पे रिवीजन हो रहा होगा। जैविक घटक क्या होते हैं, इसी को बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें सजीव होती हैं वो कहलाती हैं बायोटिक। और अजैविक कौन से होते हैं, जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं अबायोटिक, निर्जीव। जब हम लोग जैविक को पढ़ते हैं तो जैविक में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक होता है। उत्पादक में पेड़ पौधे होते हैं, उपभोक्ता में जीव जंतु होते हैं, अपघटक में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया एंड कवक जो आते हैं, वो सारा अपघटक में आता है। अब देखो, अजैविक में हमने आपको बताया कि वो चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं यानी निर्जीव हैं, ये 3 टाइप्स के इसमें होते हैं। जैसे पहला होता है फिजिकल कंपोनेंट यानी भौतिक, फिर दूसरा कार्बनिक, तीसरा अकार्बनिक। अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक के अंतर्गत वायु, तापमान, प्रकाश, दाब, आर्द्रता होता है। कार्बनिक के अंतर्गत जल, मृदा, गैस, खनिज, चट्टान होता है। और कार्बनिक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है। तो हमने पढ़ा भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, तीनों के बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ा। कितने भी जैविक घटक के बारे में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक पढ़ा, ठीक।
ये चीज़ आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का हम सफ़र तय कर रहे हैं, बिल्कुल एक-एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हमने पढ़ा यहाँ पे जैविक घटक। अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे जैविक घटक को। तो जैविक घटक से क्या चीज़ें कैसे प्रश्न पूछता है? तो देखो, ये है तुम्हारा जैविक घटक। अब जैविक घटक से किस तरीके से प्रश्न आते हैं? देखो, जैविक घटक का विवरण, इसमें 3 बताए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र, ये 3 इसके पार्ट हैं। तो उत्पादक क्या कहलाएंगे? उत्पादक वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है और उन्हीं को उत्पादक कहा जाता है। ठीक है? जैसे हरे पेड़-पौधे और शैवाल, ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। ये जितने भी उत्पादक होंगे, सीधा-सा अर्थ होगा कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना रहे होंगे, और उत्पादक वही होंगे जो स्वयं अपना भोजन बना लेता है, स्वयं अपना भोजन बना लेता है। अब अगर आपसे पूछ लें कि क्या जो मनुष्य होता है, क्या वो उत्पादक की श्रेणी में आएगा? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हम लोग डिपेंड हैं किस पे? पेड़-पौधों पे। जैसे हम लोग गेहूँ पे डिपेंड हैं, हम लोग धान पे डिपेंड हैं। तो हम लोग ये जो धान गेहूँ का पौधा है, तो हम लोग इन पे डिपेंड है ना, तो ये पौधे की श्रेणी पे आए। और पौधे किसकी श्रेणी पे आते हैं? तो पौधे आते हैं, स्वपोषी होते हैं, पौधे स्वयं खाना बनाते हैं, ये हरे पेड़-पौधे और शैवाल। तो ये बात आपके समझ में आई। उपभोक्ता क्या होता है? तो अब उपभोक्ता की जब बारी आती है, तो वे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों एवं अन्य जीवधारियों को खा कर के प्राप्त करते हैं। जैसे इन्हें हम परपोषी भी कहते हैं, जैसे सभी जीव-जंतु। अब सभी जीव-जंतुओं के अंतर्गत आपने देखा कि परिभाषा आई कि ये उपभोक्ता वो कहलाते हैं जो पहले यानी कि उत्पादक के ऊपर निर्भर हों, ठीक है? या जीवधारियों को खाकर के अपना वो भोजन प्राप्त करें, जैसे मनुष्य है। अब ये किस पे? पेड़-पौधों पे डिपेंड है, ये तो जीव-जंतुओं पे डिपेंड है, ठीक है? मांस खाना, ठीक है? गेहूँ, गन्ना अगर ये आप खाते हो तो क्या ये पेड़ हैं? ये किस पे आते हैं? ये उत्पादक पे आते हैं, ठीक है? तो आपने समझा ये किस में आ जाएगा? इंसान उपभोक्ता में आ जाएगा। अब देखो, ये भी उपभोक्ता भी 3 टाइप के होते हैं, 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। जैसे प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया। अब प्रथम में आते हैं गाय, भैंस, बकरी, द्वितीय में आते हैं शेर, बाघ, लोमड़ी, तृतीय में आते हैं मनुष्य, सांप और मोर। मनुष्य, सांप और मोर, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है? ये सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है तृतीय उपभोक्ता को। ठीक? ये बात आपने समझी। अब डिकम्पोज़र की बारी आई, यानी अपघटक। तो अपघटक क्या कहलाते हैं? तो अपघटक वे जीव जो अपना भोजन उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत शरीर को अपघटित कर प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। जैसे अब क्या था कि कोई जानवर था, ठीक है? तो उसने क्या किया कि वो मर गया, तो उसमें जब उसको खाएँगे तो कौन खाएँगे? जो छोटे-छोटे जीवाणु होंगे, सूक्ष्म जीवाणु होंगे, फंगी होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो उसको खाएँगे। तो वो किस श्रेणी में आते हैं? तो वो आते हैं अपघटक की श्रेणी में। इन्हें प्रकृति में पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये बात आपने अच्छे से समझी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ लेता है कि मनुष्य क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो आप बताओगे उपभोक्ता। उपभोक्ता में क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो आप बताओगे सर तृतीयक है। इसी तरीके से आपको ये चीज़ें कवर करनी है। बस अच्छे से आप ये लोग ये बात अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने अब परितंत्र के हमने प्रकार, क्योंकि हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा ये कि जैविक घटक, अजैविक घटक, इसके 2 घटक हो गए। जैविक वाले को हमने डिटेल से पढ़ लिया। जितना पढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ज़्यादा इधर-उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन उठा के देखिएगा, क्वेश्चन इसी लेवल से आपसे पूछता है। इनके बारे में आप सभी जानते हो, जल, मृदा, गैस, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हुआ, ये सारा हम लोग समझते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखने वाले हैं परितंत्र के प्रकार कितने होते हैं। तो जब हम लोग परितंत्र के प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राकृतिक
दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक को ही कहते हैं नेचुरल, मानव निर्मित को कहते हैं ह्यूमन मॉडिफाइड। अब प्राकृतिक में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है जली और एक होता है स्थली। जली में वन, घास, मरुस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, पठार वगैरह आते हैं। स्थल में ये तो आप समझ जाओगे ना, अगर स्थल की बात करेगा तो स्थल में जो चीज़ स्थित होगी वो आप बता दोगे कि स्थल का पार्ट है। जली में क्या आते हैं, तो जली में नदी, झील, झरना, तालाब, सागर और महासागर आते हैं, यानी जल वाले क्षेत्र। इसमें से भी जो सागर और महासागर है ये सब लवणीय है, बाकी सब अलवणीय है। ठीक। अब मानव निर्मित की जब बात करते हैं हम लोग इकोसिस्टम में, मानव निर्मित इकोसिस्टम में, तो वो जैसे होता है फसल के खेत, चारागाह, एक्वेरियम, ये तो मानव ही निर्मित करता है ना। इकोसिस्टम एक एनवायरनमेंट तैयार करता है, जैसे फसल बो दिया तो बड़ा सा खेत तैयार हो गया हरा भरा, चारागाह तैयार कर दिया। एक्वेरियम, वो एक्वेरियम जिसमें हम लोग देखते होंगे मछली वगैरह पालन करते हैं, एक बॉक्स में, कांच के बॉक्स में मछलियाँ आपने देखी होंगी, दुकानों पे रखा रहता है। तो वो एक जो इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को तैयार किया, किसने तैयार किया, मानव ने, तो ह्यूमन मॉडिफाइड कहलाता है। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, मानव निर्मित इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। आई होप ये भी आपने समझा, इसके घटक समझे, फिर हमने इसके प्रकार समझे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है जो आपको अच्छे से समझ लेनी है कि ये 4 बुकलेटें हैं, टोटल 80 नंबर की तैयारी हम करवा रहे हैं। 10 नंबर में हिंदी और डीआई, हिंदी और डीआई 10 नंबर, ये 20 नंबर की तैयारी हम नहीं करवा रहे हैं। 80 नंबर में यूपी स्पेशल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य अध्ययन, ये चीज़ें हम करवा रहे हैं। यूपी स्पेशल का नोट्स कंप्लीट होकर पड़ चुका है। पर्यावरण पारिस्थितिकी में हमने जो भी आज तक की क्लास आपको नोट्स में डाल दी गई है, जो अभी करा रहे हैं ये भी नोट्स में लग गई है। ठीक है। आपदा प्रबंधन की चारों वीडियो के क्लास नोट्स लग गए हैं। अभी जो कल की क्लास और आज की क्लास दोनों मिलाकर के नोट्स में लग गए हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में बात करें तो हिस्ट्री लग गई है, इकोनॉमी लग गई है, और जियोग्राफी में थोड़ा सा करेक्शन होना है, पीडीएफ वो भी लग गई है, लेकिन उसमें करेक्शन होकर के वो दोबारा से लगेगी। इसको धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ये पूरा जो अभी ये जो बचे हुए हैं ये सब कंप्लीट कर देंगे मार्च के अंत तक। ठीक है। तो नोट्स आपको यहाँ जो क्लासें चलती रहेंगी, बाकी वहाँ नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, कंप्लीट होकर के एप्लीकेशन में लग जाएगा, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिए, तो कोई अगर समस्या हो तो आप बता देना। ये है नंबर। एप्लीकेशन पे कोई भी क्लास नहीं चलती है, इस बात को आप अच्छे से समझ लो। क्लास चलेगी यूट्यूब पे, बाकी नोट्स आपको कंप्लीट होकर के सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन पे। कंटेंट कैसा रहता है आप वीडियो में देख रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने ये चीज़ें समझ ली। पारिस्थितिकी तंत्र में एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हमने क्या समझा, हमने समझा पहले वाले में तो समझ लिया था कि उसका स्तर, दूसरे में समझा हमने प्रकार के अलावा हमने समझ लिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब हम समझने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम क्या होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं 10% का नियम। ये किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। डायरेक्टर यही पूछ लेता है, कब दिया था, 1942 में दिया था। इन्होंने ये बात बताई थी, इन्होंने बताया था कि एक पोषण स्तर, उसी को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है, से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो केवल 10% ही, शेष 90% ऊर्जा उस जीव द्वारा मेटाबॉलिज्म और गर्मी के रूप में नष्ट कर दी जाती है। कहने का क्या मतलब था, उदाहरण के रूप में समझो। जैसे मान लो ये घास है, ठीक है, ये 100% है अपने आप में, मान लो 1000 kg है। अब जब इसको हिरण ने और खरगोश ने खाया तो 1000 का 10% निकाल लो, कितना हुआ, 100 kg ही उनको मिला। अब जब इनको किसने खाया, इसको प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया मान लेते हैं, तो उसमें उसको 100 का कितना, 10% मिला। अब जब इसको शेर ने खाया तो 10 का फिर 10%, 1 kg मिला। तो यानी कि 10% का रेशियो चलता है। यही नियम दिया था लिंडमैन ने, इसी को 10% का रूल कहा जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
तीन वर्ड आपको और जानने की जरूरत होती है पारिस्थितिकी तंत्र में। एक आता है आपका पारिस्थितिकी निकेत, एक होता है इकोटोन, एक होता है एज इफेक्ट। ठीक है, ये इतना आपसे, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है और वहीं पे मामला गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को समझे नहीं होते हैं। अब समझते हैं पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है। इसका मतलब है कि किसी जीव का पर्यावरण में काम या पेशा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, इंसान का समाज में कई पेशे होते हैं। जैसे इंसान डॉक्टर होता है, टीचर होता है, कारीगर होता है, कुछ भी उसका पेशा हो सकता है। ठीक है, ये है पारिस्थितिकी निकेत। लेकिन गाउसे का नियम इससे रिलेट करता है। गाउसे ने क्या बात बताई कि कभी भी दो अलग अलग प्रजातियां एक ही स्थान पे लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती हैं, उनमें झगड़ा होगा और एक को हटना होगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गाउसे का नियम भी आपको को याद रखना, ये आता है, डायरेक्ट डिफिनीशन आती है, पूछता है या निम्नलिखित में किसका नियम है, गाउसे का, लिंडमैन का, ब्राउनी का, या इसी तरीके से आपसे पूछ लेता है। तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी निकेत क्या कहलाता है। पारिस्थितिकी निकेत का मतलब है किसी जीव का पर्यावरण में काम या पेशा ही निकेत कहलाता है। इकोटोन क्या कहलाता है। इकोटोन वह स्थान, इकोटोन क्या कहलाता है, तो वह स्थान जहाँ दो अलग अलग तरह के पर्यावरण यानी बायोम आपस में मिलते हैं, इकोटोन कहलाता है। इसे बीच बॉर्डर या संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे इस गोले में देखिए, ये पूरा जंगल वाला क्षेत्र था, ये पूरा जंगल वाला क्षेत्र था, और इस गोले में देखेंगे ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है। तो जंगल से, बात समझिएगा, जंगल से मरुस्थल में जब शिफ्ट हो रहा है तो उसके जो बीच का समय है, यानी जहाँ से जंगल समाप्त हो रहा है और जहाँ से मरुस्थल चालू हो रहा है, उसके जो बीच का समय है, उसके जो बीच का स्थान है, वो कहलाता है इकोटोन। ये बात आप अच्छे से समझे होंगे। वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इसे बीच का बॉर्डर या संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। इकोटोन जहाँ से जंगल समाप्त हो रहा है और जहाँ से मरुस्थल चालू हो रहा है, तो उसके जो बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है इकोटोन। अब कोर प्रभाव क्या कहलाता है, एज इफेक्ट। तो इकोटोन में प्रजातियों की विविधता और जनघनत्व में वृद्धि को ही कोर प्रभाव कहलाते हैं। इकोटोन में प्रजातियों की विविधता और जनघनत्व में वृद्धि को ही कोर इफेक्ट कहलाते हैं। जैसे ये जो क्षेत्र था, ये इकोटोन था, तो इसी इकोटोन में, अब इसको इस तरीके से समझ लो कि ये वाला पूरा चित्र इस यहाँ पे है। ठीक है, तो इकोटोन में जो प्रजातियों को विविधता का मतलब अधिकता और जनघनत्व में वृद्धि को ही क्या कहलाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, कोर इफेक्ट। ये है, ये देखो, यही है कोर इफेक्ट। तो आपने इसमें क्या फाइनली क्या समझा कि हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया पारिस्थितिकी निकेत, इकोटोन, एज इफेक्ट, कोर प्रभाव। ठीक, ये चीजें आपने अच्छे से यहाँ पे समझी। अब हम लोग समझने वाले हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, क्योंकि इसमें देखो खाद्य श्रृंखला से भी क्वेश्चन आता है और पिरामिड से भी क्वेश्चन आता है। फिर जब खाद्य श्रृंखला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और पिरामिड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तब हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होता है जैव विविधता का, वो टॉपिक हम लोग चालू करेंगे। ठीक, अभी हमारा खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल हम लोग देख रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या है, तो सबसे पहले तो दोनों में एक बेसिक हम लोग अंतर देख लेते हैं कि बेसिक अंतर क्या निकल के आता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में। तो देखो, खाद्य जाल को फूड चेन कहते हैं और खाद्य श्रृंखला को फूड चेन कहते हैं और खाद्य जाल को हम लोग फूड वेव कहते हैं। वेव का मतलब ही होता है जाल और श्रृंखला का मतलब ही होता है चैन। तो खाद्य श्रृंखला यह एक सरल संरचना है और खाद्य जाल यह एक जटिल संरचना है। खाद्य श्रृंखला जीवों की संख्या कम होती है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा, एक दिशा में होगा। इसमें विभिन्न उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है, जीवों की संख्या अधिक होती है,
इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों में गुजरता है। बात समझ में आई होगी कि देखो, ये एक सरल संरचना है, ये कठिन संरचना है। जीवों की संख्या इसमें कम होगी जबकि फूड वेब में ज़्यादा होगी। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होगा, लेकिन फूड वेब में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरना पड़ता है। ठीक। और इसमें जो खाद्य जाल में, इसमें अनेक जीव समुदाय उपभोक्ता अपघटन भाग लेते हैं, जबकि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक उपभोक्ता और अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। इसको उदाहरण के तौर पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये तो आपने अच्छे से समझा ना इनके बीच में अंतर। अब हम लोग समझते हैं खाद्य श्रृंखला सबसे पहले। ठीक। अब खाद्य श्रृंखला को हम लोग देखते हैं तो इसमें एक चीज हमको नोटिस करने वाली ये चीज होती है। जैसे हमने सबसे पहले समझा खाद्य श्रृंखला में तीन चीजें, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो ये हमारा जो पेड़ है ये हमारा उत्पादक है। ये सूर्य के प्रकाश से क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। सूर्य के प्रकाश से ये खाना बना रहा है। ठीक है। और इसके अंतर्गत, उत्पादक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरे पेड़ पौधे और शैवाल आते हैं। अब क्या हुआ, उत्पादक को उपभोक्ता खाएगा, उपभोक्ता खाएगा। तो उपभोक्ता देखा आपने, उत्पादक के बाद उपभोक्ता। उपभोक्ता भी तीन टाइप का होता है, हमने आपको बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड नंबर का। तो प्राइमरी में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसमें कीट, चूहा, खरगोश आते हैं। द्वितीयक में आते हैं मेढक, बिल्ली, भेड़िया। तृतीयक में आते हैं बाज और शेर। ठीक है। इसके बाद इसको भी अपघटनकर्ता खाता है, डिकम्पोजर खाता है, उसमें कवक एवं जीवाणु आते हैं। तो ये था खाद्य श्रृंखला का पार्ट। अब देखो, आपने एक चीज और समझी कि एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला के क्रम में ऊर्जा का प्रवाह हमने बताया एक ही दिशा में होता है, जबकि खाद्य जाल में क्या होता है? एक दिशा में होते हुए भी उसे कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये किसमें था? खाद्य जाल में था। खाद्य श्रृंखला का निर्माण उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के आपस में मिलने से होता है। तो ये जो पूरा आपने प्रोसेस समझा, ये वाला किसका है? तो खाद्य श्रृंखला का है। अब हम लोग खाद्य श्रृंखला के बाद इसके प्रकार और खाद्य जाल को समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के अगर प्रकार की बात करें, ये तीन टाइप का होता है। 3 चरणों वाली श्रृंखला, 4 चरणों वाली श्रृंखला, 5 चरणों वाली श्रृंखला। आप लोग जब किताब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो आप उसमें देखते होंगे कि 3-3, 4-4 स्टेप के कहीं-कहीं पे दिए हैं खाद्य श्रृंखलाएं। कहीं-कहीं के 3, कहीं 2, कहीं 4 का दिया है। तो देखो, ये होते ही 5 टाइप से हैं। 3 चरणों वाली, 4 चरणों वाली और 5 चरणों वाली। तो 3 चरणों में घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया। 4 चरणों वाले में घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को बाज ने खाया। 5 चरणों वाले में घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को मोर ने खाया। ठीक है। तो ये जो श्रृंखला है, ये 3 चरण, 4 चरण और 5 चरण की होती है। ये भी आप अच्छे से बात समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं खाद्य जाल। क्या देखते हैं? खाद्य जाल। ऊपर भाई हमने खाद्य श्रृंखला को समझा, अब हम लोग खाद्य जाल देखते हैं। तो खाद्य जाल क्या है? देखो, इसको भी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसको भी हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग देखते हैं, खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में कई परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है, जो हमें यह बताता है कि जीव एक से अधिक प्रकार के भोजन पे निर्भर रह सकते हैं। ऊपर हमने इसके बारे में अच्छे से समझा दिया है। उदाहरण, घास का मैदान को टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सांप, सांप से बाज। जैसे ये थी घास हमारी, ये घास है। अब घास को चूहा भी खा रहा है, और कौन खा रहा है? टिड्डा भी खा रहा है। इसको हिरण भी खा रहा है। ठीक है। अब देखो, कई माध्यम हो गए ना खाने के। अब चूहा बाज को भी खा रहा है, स्नेक को भी। ठीक है। और ये टिड्डे को मेढक, मेढक को बाज। ठीक है। तो ये जो पूरी श्रृंखला है, ये बड़ी जटिल श्रृंखला के तौर पे जानी जाती है। ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से समझ लिया, खाद्य जाल को भी। ठीक है। अब ये जो फैक्ट है, ये आपके बिल्कुल रामबाण है। जैसे अभी हम आप लोगों को पिरामिड पढ़ाएंगे। ठीक है। पिरामिड सिर्फ लास्ट टॉपिक इसका पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो ये दो एक जगह पे लिखे मिलते हैं, इसमें पिरामिड भी शामिल है। पिरामिड कंप्लीट होकर के हम लोग जैव विविधता की तरफ मूव करेंगे।
जैसे सबसे बड़ा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सागर या महासागर का, क्योंकि वहाँ पे जैव विविधता बहुत होती है। इसको आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पे जाना जाता है। जैव अवधिक अजैविक संघटकों के बीच बिचौलिए का कार्य कौन करता है? उत्पादक या वियोजक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्रेरक बल प्राथमिक स्रोत क्या कहलाता है? तो सौर ऊर्जा कहलाता है। उल्टा पिरामिड तालाब समुद्र का बनता है, जैव भार का हमेशा, और सीधा पिरामिड हमेशा ऊर्जा का बनता है। ये याद रखिएगा, सीधा पिरामिड जो बनता है इस तरीके से, ठीक है, वो सिर्फ बनेगा किसका? ऊर्जा का। उल्टा पिरामिड का मतलब है हमारा, उल्टा पिरामिड का जो मतलब है ये देखो, सीधा पिरामिड है, उल्टा पिरामिड का मतलब ये है, ठीक है। ये तो उल्टा जो पिरामिड बनेगा, तो उल्टा बनेगा, ये तालाब का बनता है या समुद्र का बनता है, और ये हमेशा ऊर्जा का बनता है सीधा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझने का अच्छे से प्रयास किया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये इस समय जो अन्य बैचों की अगर बात कर लें, तो होमगार्ड का, कांस्टेबल का, एसआई का तो कंप्लीट हो गया, बच्चों ने पेपर दिया, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। एसएससी जीडी का ये बैच अभी चल रहा है, तो वही तरीका है कि जीएसएबी का ऑफिशियली एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए कि हम लोगों ने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली, ये चीज़ें कंप्लीट कर ली, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बस इसमें हम पिरामिड आप लोगों को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जैव विविधता, फिर वन्य जीव संरक्षण, ये लगभग 4 से 5 क्लासें और आपकी होंगी, पूरा पर्यावरण कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग सीरियस होकर के इन चीज़ों को पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।